हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ेंगे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आज सॉल्व कराएंगे, जो परीक्षा में कई बार कई जगह पूछे गए हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए आज के हम अपने इन क्वेश्चनों में से पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जो भारतीय इतिहास से संबंधित है। और पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भारत में 7 जातियां थीं? मतलब भारत में 7 जातियों का वर्णन किसने किया? तो भारत में 7 जातियों के बारे में बताया था मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इन्होंने वर्णन किया था भारत में जो इन्होंने 7 जातियों के रूप में लोगों को देखा। और भारत में जो 7 जातियों का या जिन 7 वर्गों का उल्लेख इन्होंने किया वो था दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, सभासद। इस प्रकार से इन्होंने 7 वर्गों में यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को बांटा, इस भारतीय समाज को बांटा। तो इनके अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार 7 वर्गों में इस प्रकार से बांटा गया। कैसे? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस काल में प्रचलित हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। सबसे ज्यादा और सबसे पहले, ये दोनों बातें परीक्षा में पूछी जाती हैं। सोने के सिक्के सबसे ज्यादा किसने चलाए और सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? ये दोनों क्वेश्चन हमेशा उभर कर आपकी परीक्षा में आते ही हैं। तो प्राचीन भारत में सबसे अधिक जो सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं और विशेष रूप से शीशे, पुटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के हैं जो सिक्के मिले हैं। ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि ये सिक्के, मतलब इन सिक्कों के बारे में बताया जा रहा है जो सिक्के अधिकांश रूप से उस समय हमें मिले। वो किन धातुओं के थे? शीशे, पुटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के हैं। लेकिन भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए? कुषाणों ने। मतलब सोने के सिक्कों को भारत में सर्वप्रथम चलाने का जो श्रेय है वो है कुषाणों को। लेकिन सबसे अधिक की बात यहां जो की गई है, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस काल में प्रचलित हुए? तो वो हुए गुप्त शासकों के द्वारा, मतलब गुप्त काल में। तो सोने के सिक्के जो सबसे ज्यादा चलाए गए या अत्यधिक जो जारी किए गए वो गुप्त शासकों के द्वारा किए गए। ऑप्शन नंबर सी। समझ गए होंगे अब आप कि इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको दोनों बातों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए और सोने के सिक्के ज्यादा मात्रा में किसने चलाए? गुप्त काल के जो शासक थे, अर्थात गुप्त काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हुई बौद्ध संगीति। यहां दे भी दिया है इन्होंने कि प्रथम किसके नेतृत्व में हुई थी। तो देखिए 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद ही हुई। और बौद्ध संगीतियां जो हुई, जैसे प्रथम बौद्ध संगीति हुई तो वो 483 में हुई। कब हुई? 483 में, 483 ईसा पूर्व में। और कहां हुई? सप्तपर्णी गुफा में। और ये कहां है? राजगृह बिहार में। उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु थे। किस वंश के थे? हर्यक वंश के थे। अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष थे महाकश्यप जी। कौन थे? महाकश्यप। हमारे इस क्वेश्चन में क्या है? बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हुई बौद्ध संगीति प्रथम किसके नेतृत्व में हुई? तो देखिए शासक तो थे अजातशत्रु, लेकिन अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। तो यहां थोड़ा सा इन्होंने अध्यक्ष और शासक के बारे में नहीं कुछ कहा है,
जबकि इनको अध्यक्ष कहना चाहिए था अगर महाकश्यप के बारे में कहते हैं तो देखिए ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप के नेतृत्व में, चूंकि अध्यक्ष वही थे तो उन्हीं के नेतृत्व में हुई। समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी बात, अगर द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगीति 100 साल बाद मीन्स 383 ईसा पूर्व में, और कहां हुई? वैशाली बिहार में। स्थल था चुल्लबग्ग। और उस समय शासक कौन था? कालाशोक। कालाशोक के शासन में हुई, कालाशोक के शासनकाल में। और ये किस वंश से रिलेटेड थे? शिशुनाग वंश। और सावक मीर जो थे वो अध्यक्ष थे इस संगीति के, मीन्स द्वितीय संगीति के। इनका दूसरा भी नाम था सर्वकामनी। तो आप इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई? 251 ईसा पूर्व में। और ये कहां हुई? स्थल क्या था? पाटलिपुत्र, जो मगध की राजधानी थी। और किसके शासनकाल में हुई? अशोक। और अशोक किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। और अध्यक्ष कौन था उस संगीति का? तो मोगलीपुत्र तिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्सर जो है परीक्षा में प्रथम बौद्ध संगीति और तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में पूछता है। तो कौन थे? मोगलीपुत्र तिस। आप समझ लें तीसरा मीन्स तिस, तो दिमाग में इस प्रकार से इसको रखें कि तीसरा का मतलब तिस। चलिए अब चौथी बौद्ध संगीति की बात की जाए तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई है। और कहां हुई? कुंडलवन, कश्मीर में। शासक कौन था? कनिष्क। किस वंश का था? कुषाण वंश का। और अध्यक्ष कौन थे संगीति के? वसुमित्र थे। तो इस प्रकार से आपने चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में सुना और समझा। अब आप इसको नोट भी कर सकते हैं और याद कर लें, तो आपको चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में अच्छी जानकारी हो जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुई थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, अन्य परीक्षाओं में भी पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो प्रथम बौद्ध संगीति और तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में मैंने आपको बताया, अक्सर ये पूछा ही जाता है। तो तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुई थी? अभी मैंने आपको बताया कि तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुई? पाटलिपुत्र में, जो क्या थी? मगध की राजधानी थी उस समय। तो ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, लेकिन इसके बावजूद कुछ और आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि ये बौद्ध संगीति जो थी किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में बुलाई गई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की? मैंने आपको बताया तृतीय माने तिस, तो मोगलीपुत्र तिस। तथा इसमें जो है स्थविर संप्रदाय का ही बोलबाला था, मतलब स्थविर संप्रदाय वाले ज्यादा लोग थे। इसी संगीति में कथावस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया गया, जो अभिधम्म पिटक के अंतर्गत आता है। किस पिटक के अंतर्गत? अभिधम्म पिटक के अंतर्गत। तो चलिए आप ये भी समझेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है आपको बताना है। यहां ए बी सी डी 4 जोड़े दिए गए हैं। कौशल, चंपा, वत्स, कौशांबी, कुरु, कांपिल्य, मत्स्य, अहिक्षत्र। तो देखिए यहां जो चर्चा की जा रही है ये 16 जनपदों की बात है। 16 जनपद कौन से थे? 16 जनपद जो साहित्यिक स्रोतों से हमें ज्ञात होते हैं। अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, सूरसेन, पंचाल, कुरु, मत्स्य, चेदी, अवंती, गंधार, कंबोज, अस्मक, वज्ज और मल्ल। ये 16 जनपद थे जो एक समय बहुत ही प्रभावशाली थे, और उनमें मगध जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली था। कौशल जनपद की राजधानी थी श्रावस्ती, और वत्स जनपद जो आधुनिक इलाहाबाद का क्षेत्र है ये वत्स जनपद के रूप में जाना जाता था। इसकी राजधानी क्या थी? कौशांबी थी। तो यहां देखें वत्स की कौशांबी, तो आपको मिल गया ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन है, जो सही जोड़े में है। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था?
कारवां बनाकर मीन्स समूह में चलते थे, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा। व्यापारी इस तरह से अपने माल को लाद कर घोड़ों पर, खच्चरों पर, ऊंटों पर लेकर चला करते थे। तो कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? अग्रणी, श्रेष्ठी, सार्थवाह, वणिक। तो देखिए यहां जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी सार्थवाह, कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को सार्थवाह कहा जाता था। अर्थशास्त्र में विदेशी सार्थवाहों का उल्लेख मिलता है। अब अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखित है? कौटिल्य के द्वारा। और इनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, चतुर्भुज विष्णु सिक्के किसने चलाए? चतुर्भुज मीन्स चार भुजा वाले, मीन्स चौकोर सिक्कों की जब बात आती है तो चतुर्भुज, यहां तो चतुर्भुजी विष्णु की बात है, वैसे भी चौकोर सिक्कों की बात आए, चतुर्भुज सिक्कों की बात आए तो भी आप ध्यान रखेंगे कि ये सिक्के किसने चलाए? हुविस्क ने, जो क्या था? कुषाण शासक था। कुषाण शासक हुविस्क ने चतुर्भुजी विष्णु सिक्के चलाए। इसके द्वारा चलाए गए सिक्कों पर विष्णु के अतिरिक्त बुद्ध, शिव, महासेन, कुमार, विशाख, उमा आदि का भी अंकन मिलता है। मतलब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ विष्णु अकेले का था, और भी देवी देवताओं के नाम और जो आपने अभी सुना इनके नाम आपको उसमें, मतलब इनकी जो है प्रतिमाएं उनमें बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम टिक लगा दें, पहले हमने टिक लगाया ही नहीं। चतुर्भुज विष्णु सिक्के किसने चलाए? हुविस्क ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्त दिवस मनाया गया। कब मनाया गया आपको बताना है। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्त दिवस मनाया गया 1939 में, 1939। और क्यों मनाया गया? 1939 में जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने युद्ध के प्रश्न पर त्यागपत्र दिया तो मुस्लिम लीग के अलगाववादी प्रचार को और ज्यादा प्रोत्साहन मिल गई। इससे क्या हुआ? इसने मुसलमानों का आह्वान किया और उसमें यह कहा कि हम इसे मुक्त दिवस के रूप में मनाएंगे और ये मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए 1939। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न आंदोलनों का सही तिथिक्रम कौन सा है? आंदोलन देखिए नीचे दिए गए हैं और बाद में इनके तिथिक्रम को ABCD के रूप में दिया गया है। तो आंदोलन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए हम इनके बारे में समझते हैं। असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 में प्रारंभ हुआ था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। और लाल कुर्ती आंदोलन भी जो था ये अब्दुल गफ्फार खान का आपने नाम सुना है, उनके द्वारा सीमा प्रांत, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ही इसको आरंभ किया गया। इसका मतलब ये कि ये 1930 के ही समय काल में रहा। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। तो अब आप जरा समझें कि सबसे पहले कौन सा था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड, ये जो है पहले कब? 1920 में। और 1930 में सविनय अवज्ञा दूसरे स्थान पर, ये मतलब सेकंड फिर फर्स्ट। देखिए आपको मिल रहा है कहीं, तो सेकंड और फर्स्ट ये आपको सी और बी और डी दोनों में मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन भी किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा से। तो ये भी अब इसी के बाद आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी फिर हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहां थर्ड हमें मिल रहा है पहले। भारत छोड़ो आंदोलन बिल्कुल लास्ट में हुआ 1942 में, तो इसको बिल्कुल लास्ट में रखना है हमें। इस प्रकार से जो हमारा आंसर सही हुआ वो ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो आप देखेंगे
इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही क्रम में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा पर बम किसने फेंका? भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जनता विशेषकर मजदूरों के खिलाफ मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के मकसद से ये अधिनियम लाया गया था। और इसमें क्या हुआ, जो विधेयक था पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल था। मतलब दो बिल थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इसी के प्रति जो है विरोध जताने के लिए 8 अप्रैल 1929 को दो लोगों ने, कौन कौन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने केंद्रीय धारा सभा में एक बम फेंका। और बम फेंकने का कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था कि किसी की हत्या की जाए, बल्कि सत्ता के बहरे कानों को यह सुनाना था कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। मतलब अपने विरोध की आवाज को पहुंचाना इनका उद्देश्य था। तो कौन कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। यहां जो नाम आपको मिल रहा है वो मिल रहा है भगत सिंह का। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अभिनव भारत नामक संगठन किसने बनाया? तो आपको बिल्कुल ये याद रहना चाहिए, वी.डी. सावरकर जी ने। ऑप्शन नंबर डी। देखिए पहले जो था पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में एक तरुण स्नातक वी.डी. सावरकर ने 1904 में नासिक में मित्र मेला नाम की एक संस्था आरंभ की थी। मतलब पहले जो नाम था इसका वो था मित्र मेला, जो कि शीघ्र ही मेजनी के तरुण इटली के नाम के नमूने पर एक गुप्त संगठन अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। मतलब इसका पूर्व नाम जो था वो मित्र मेला था और इसको किसने स्थापित किया? वी.डी. सावरकर ने। बाद में इसी का नाम बदलकर अभिनव भारत हो गया। अर्थात अभिनव भारत नामक संगठन किसने बनाया? वी.डी. सावरकर जी ने। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की? देखिए इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना पूछ रहा है किसने की। तो रास बिहारी बोस जी का नाम आपने सुना है, जो ऑप्शन में भी आपको दिखाई दे रहे हैं, रास बिहारी बोस जी। रास बिहारी बोस जो थे वो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे और जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए भारत से जापान चले गए। इन्हीं की पहल पर टोक्यो में 28 से 30 मार्च 1942 को राजनीतिक सवालों पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया। और इस सम्मेलन में भारतीय अफसरों के मातहत जो थे, मतलब जो बड़े अधिकारी थे, भारतीय सेना संगठित करने का प्रस्ताव इन्होंने रखा। मतलब ये प्रस्ताव रखा और इसको पास भी किया। तो जापान अधिकृत सारे एशिया में जो इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना प्रवासी भारतीयों को लेकर की गई थी। मतलब जो भारतीय जो बाहर थे उनको शामिल करते हुए इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की गई। मतलब किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्न में से किस काल में कांग्रेस के मुस्लिम लीग से सबसे अच्छे संबंध रहे? देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अनबन थी, लेकिन यहां बात है कि सबसे अच्छे संबंध कब रहे। तो देखिए 1916 से लेकर 1922 तक इनके बीच अच्छे संबंध रहे। और वो कैसे? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की स्थापना क्रमशः हुई थी 1885 और 1906 में। मतलब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा और 1906 में इसकी स्थापना हुई थी किसकी? मुस्लिम लीग की। और लीग अपनी स्थापना से ही एक सांप्रदायिक संगठन था। मतलब ये जो है सांप्रदायिकता को बनाए रखता था, मुस्लिम के प्रति ज्यादा जो है भाव रखता था। फिर भी कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य 1916 से 1922 के मध्य में अपने इतिहास के सबसे मधुर संबंध रहे। मतलब सबसे अच्छा संबंध जो इनका दोनों का रहा वो 1916 से लेकर 1922 तक रहा। इसके पश्चात फिर ये क्या हुए, दोनों संगठन अलग हो गए और अलग होने के बाद एक दूसरे का विरोध करने लगे, एक दूसरे की बुराई करने लगे।
तिलक तथा जिन्ना के सहयोग से ही ऐसा हुआ। 1916 में कांग्रेस लीग समझौता हुआ था और लखनऊ समझौता के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो 1916 से 1922 के मध्य का जो काल रहा है वो सबसे अच्छे संबंध का इनका काल रहा है। किसका? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूल आधार क्या था? तो गोखले जी के राजनीतिक दर्शन का जो मूल आधार था, अंग्रेजों पर पूर्ण विश्वास कतई नहीं, ब्रिटिश अधिकारियों की भर्त्सना, ऐसा तो था लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ बात थी। भारतीय जनमत को जागृत करने में विश्वास, ब्रिटिश शासन का विरोध तो जरूर था लेकिन भारतीय जनमत को जागृत करने में ही विश्वास, ये इनका मुख्य आधार था और यही मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर सी इनका बहुत बढ़िया उद्देश्य था, भारतीय जनमत को जागृत करने में विश्वास। तो गोखले के राजनीतिक दर्शन के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आप इसको याद रखेंगे हमेशा। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महागोविंद रानाडे, जिन्हें महाराष्ट्र में सुकरात की संज्ञा दी गई थी। क्या कहा गया था? सुकरात, महाराष्ट्र का सुकरात इनको कहा जाता था। इन्हीं के अनुयायी थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोखले जी क्या हैं? गोखले जी जो है गांधी जी के भी जो है गुरु हैं। अब आप देखें इनका जन्म जो हुआ गोखले जी का वो 9 मई 1866 को कहां हुआ? कोल्हापुर महाराष्ट्र में, एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। अपने राजनीतिक दर्शन में से वे सबसे सच्चे उदारवादी थे। उन्हें विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता, बल्कि 1905 में गोखले ने क्या किया? भारत सेवक मंडल और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी आरंभ की, जिसका उद्देश्य था भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचार करना, प्रचारक की तरह कार्य करना और संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना। यह था इनका मुख्य उद्देश्य। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनमत को जागृत करने में विश्वास रखना, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो हार्डिंग पर जो बम फेंकने वाला कौन क्रांतिकारी था, यह नाम आपको बताना है। तो वो है रास बिहारी बोस जी, ऑप्शन नंबर बी। दिसंबर 1912 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की राज यात्रा चल रही थी स्टेट एंट्री में। अब उसी के समय काल चांदनी चौक में बम मारा गया उनको। इसमें रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल दो लोग थे। इन्हीं के नेतृत्व में, मतलब थे तो बहुत सारे लोग लेकिन मुख्य नेता जो थे वो रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल जी थे। इन्हीं के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया। इसका मतलब यह कि उन्हीं की हत्या के उद्देश्य से बम तो फेंका लेकिन बच निकला, मरा नहीं इससे। तो ये असफल इनका प्रयास रहा। तो इस प्रकार से आज के इस अपने वीडियो में हमने जो ये 15 क्वेश्चन लिए थे, ये सब कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं और ये सबके सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं ये क्वेश्चन और इनको जो मैंने आपको समझाया, ये तरीका अगर अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों को भी अवश्य शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।